नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चले खबरों की शुरुआत करते हैं। पूर्व विधायक जसवंत जाटव का बड़ा बयान सामने आया है। उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी का चेहरा होंगे। बीजेपी के बैनर तले चुनाव होगा, लेकिन सिंधिया की पार्टी का चेहरा होंगे। सिंधिया समर्थक हैं जसवंत जाटव। करेरा से कांग्रेस विधायक थे जाटव और उन्होंने ये बयान दिया है। अब करेरा विधानसभा सीट से बीजेपी के दावेदार हैं। जाटव ने सीएम शिवराज से मांग की है। करेरा का अभयारण्य को डिनोटिफाई करने की मांग उन्होंने की है। उपचुनाव से पहले क्षेत्र के विकास को लेकर उन्होंने पत्र सौंप दिया है। जाटव के बयान पर अब कांग्रेस तंज कस रही है। आपने देखा होगा पिछले विधानसभा चुनाव में हम 34 में से 27 सीटें जीतकर ग्वालियर चंबल संभाग के पूरी की पूरी सारी सीटें हमने श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में जीती। और भारतीय जनता पार्टी के और शिवराज सिंह को कोई भी टक्कर देने की स्थिति में अगर संभाग में था तो वो सिंधिया जी थी। आज सिंधिया जी और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी एक मंच पर होंगे। चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ में बराबर की हैसियत से सिंधिया जी भी जनता के चहेते होंगे। जनता उनके नाम पर वोट देती आई उधर उस क्षेत्र में और अपना मतदान करेगी। अभ्यारण्य के नाम पर हमारा पूरा क्षेत्र दुखी है, पीड़ित है। वहाँ की रजिस्ट्रियाँ नहीं होती, उनको डिनोटिफाई के लिए मैंने निवेदन किया और शायद वो प्रोसेस में है। ऐसे ही हमारा करेरा से भितरवार रोड पहले 2-3 वर्ष पहले उसका टेंडर हुआ था, लेकिन काम आज तक चालू नहीं हुआ। उसका रीटेंडर भी हुए हैं, तो मैंने कल ही माननीय मुख्यमंत्री से उसको तुरंत चालू कराने का काम किया, आग्रह किया। ऐसे ही हमारा टीला तालाब परियोजना है। ऐसे विभिन्न काम मैंने कल ही सीएम साहब से मुलाकात करके उनको आग्रह किया है और सीएम साहब ने भी आश्वस्त किया है। मुझे उस क्षेत्र की जनता के लिए संदेश भी दिया है कि कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सरकार जनता की सरकार है, आम आदमी की सरकार है। हम एक पूरे कार्य लगभग हम इनको चालू करेंगे और जनता की समस्याओं को दूर करेंगे। तो विधायक का कुणाल चौधरी का बयान भी सामने आया है। बीजेपी तय करे किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। 24 सीटों का उपचुनाव प्रत्याशियों की नीत और रीत से हार जीत तय करेगा। तो अब कांग्रेस इस पर तंज कसती हुई नजर आ रही है। नेतृत्व किसका होगा अब भारतीय जनता पार्टी तय करे। क्या मिस्टर विभीषण जी का होगा या मामा का होगा, ये तय करे। पर आप लोगों के लिए जो 22 लोग हैं, इनके लिए स्पष्ट रूप से न रीति है न नीति है। सिर्फ जनता के जनादेश को कैसे बेच के कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता के साथ अपमान करना उस जनादेश का, और स्पष्ट रूप से इस प्रदेश की राजनीति के अंदर एक गुलामी की पराकाष्ठा को पार करने की राजनीति है। अब भारतीय जनता पार्टी तय करे क्या रीति नीति जान के ये पहुंचे हैं या किस मजबूरी में, ये जनता सब जानती है। तो सुना आपने कुणाल चौधरी को। इस वक्त आप सुन रखे थे, लेकिन इससे पहले वाली जो बयान था जसवंत जाटव का, उनके बयान पर अब वो प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए हैं। पूर्व विधायक हैं जसवंत जाटव और उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी का चेहरा होंगे, ये वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के बैनर तले चुनाव होगा, लेकिन चेहरा सिंधिया होंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, अभी तक के चुनाव तो बीजेपी शिवराज के चेहरे पर लड़ती हुई आई है, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे पर चुनाव होगा। बिल्कुल, देखिए 2018 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें ग्वालियर चंबल इलाके में ज्योतिरादित्य सिंधिया ही कांग्रेस का चेहरा हुआ करते थे। और अब जो है उनके समर्थक जो पूर्व विधायक है वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि ग्वालियर चंबल इलाके में जो उपचुनाव होगा, 16 सीटें इस इलाके से आती हैं, उन सभी 16 सीटों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ही पार्टी का चेहरा होंगे। भले ही बीजेपी के बैनर तले चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ही पार्टी का चेहरा होंगे। अभी तक हम चुनाव में देखते आ रहे थे कि बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारक के तौर पर जो है खुद शिवराज सिंह चौहान, राकेश सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर जैसे सरीखे नेता जो है ग्वालियर चंबल इलाके में चुनाव प्रचार करते थे और वही पार्टी के चेहरा होते थे। लेकिन अब जिस तरीके से पूर्व विधायकों के बयान निकल कर आ रहे हैं, उससे अब साफ होता हुआ नजर
आ रहा है कि बीजेपी के अंदर ग्वालियर चंबल इलाके में होने वाले उपचुनाव में पार्टी का चेहरा कौन होगा ये तय करना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि पूर्व विधायकों ने जो कि इस बार भी उपचुनाव में दावेदार हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि भले ही चुनाव बीजेपी के बैनर तले जो हो, लेकिन पार्टी का चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया ही होंगे। तो ये एक बड़ा बयान निकल कर आया है। अनुराग, अब मैं इसके पीछे की एक खबर आपसे जानना चाह रहा हूं कि कहीं इस तरह की कोई स्ट्रेटेजी तो अब बीजेपी भी नहीं बना रही है कि सिंधिया को ही कमान सौंप दी जाए, वहां की अगर जीते हारे, अगर हार गए तो फिर ठीक रहा, उन्हीं के माथे फोड़ दिया जाए? बिल्कुल, देखिए दीपेश, ये जरूर बीजेपी चाहेगी कि जिन 16 सीटों पर वहां पर उपचुनाव होना है, वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे को आगे रखकर ही चुनाव लड़ा जाए। अनुराग, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूर्व विधायक है जसवंत जाटव जी, वो कह रहे हैं कि उपचुनाव में जो 24 सीटों पर लड़ा जाना है, उसमें ग्वालियर चंबल अंचल क्षेत्र की जो सीटें हैं वहां पर चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया ही होंगे और उन्हीं के चेहरे पर हम वापस से चुनाव जीत कराएंगे। क्या कहेंगे आप? ये चेहरे का संघर्ष वहां भी चालू हो गया भारतीय जनता पार्टी में, ये तो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। वहां भी चालू हो गया, मतलब पहले कांग्रेस में भी था सर? में चेहरे की लड़ाई तो ये है ही जो दिखाई पड़ रही है। तो ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष क्या है कि आप पार्टी से बड़ा चेहरा, चेहरे से बड़ी महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा से बड़े सौदे, यही तो राजनीति हुई है। और इसी में तो जो है कोई दो भाइयों में झगड़े हो संपत्ति के और विवाद हो तो लोग क्या अपनी माँ की हत्या कर देते हैं? ये तो माँ की हत्या हुई है पार्टी की, पार्टी तो माँ थी। तो ये जो राजनीति है, ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी को भी ये फल चखना है, उन्होंने ही जो है ये बबूल लगाया है। तो भूपेंद्र जी, मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस को इससे फायदा होगा या नुकसान होगा अगर ये चेहरे की पॉलिटिक्स अगर बीजेपी में जैसा कि आप कह रहे हैं कि नजर आ रही है, तो इसमें नुकसान होगा या फायदा होता दिखाई देगा कांग्रेस को? देखिए, जो पहला तो जो काम है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो ये जो प्रलोभन से जो गए हैं विधायक लोग, ये भाजपा के चेहरे को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। शिवराज के चेहरा उन्हें स्वीकार नहीं है। पहली चीज तो यही है, ये अपने आप में एक संदेश है। और ये जो संदेश है, ये संदेश महत्वपूर्ण संदेश है। भारतीय जनता पार्टी तो कहती कि उनका एक चेहरा है, एक चालक अनुवर्त थे, तो ये दूसरा चालक कहाँ से आ गया? ये तो भारतीय जनता पार्टी के जो कथित जो घोषित सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों पर भी ये हमला है, हत्या है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी जाने उससे को नफा होगा कि नुकसान होगा। कांग्रेस पार्टी जो है अपने रास्ते पर चल रही है और कांग्रेस पार्टी जो है उसी रास्ते से जो है बाहर निकल कर आएगी। तो हमने जनता ने हमें मैंडेट दिया था कि किसानों की मदद करने के लिए, जनता ने हमें मैंडेट दिया था विद्यार्थियों की मदद करने के लिए, उन्हें रोजगार देने के लिए। आज भी वो मैंडेट जिंदा है जी। ये तो मैंडेट से धोखा करके, मैंडेट से गद्दारी करके, दगा करके जो लोग बाहर गए हैं प्रलोभन के रास्ते में सौदागिरी करके, ये तो उन्हें सोचना है कि ये जो 5 साल के लिए जनता ने मैंडेट दिया था, उस मैंडेट की भरपाई कैसे होगी? नहीं तो मैं आपकी बात को थोड़ा सा और अगर साफ करूं, जो थोड़ी सी धुंधली सी नजर आ रही है, अगर उसको और थोड़ा क्लियर करूं, तो अब क्या जो पहले कांग्रेस में नजर आता था कि एक सिंधिया कीमा था, एक कमलनाथ जी का गुट था, एक अगर दिग्विजय सिंह का कीमा था, तो अब वो बीजेपी में भी नजर आने लगा है कि शिवराज जी का अलग होगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया का अलग होगा, अब वी.डी. शर्मा साहब का अलग होगा, राकेश सिंह जी का अलग होगा। ये ऐसा आपको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी में भी अब खेमेबाजी होगी? लग नहीं रहा, ये तो अब दिखाई पड़ रहा है। आप देखें क्या कायदा, क्या कानून, आप जो है पूरे देश से कह रहे हैं करोड़ों रुपए के विज्ञापन दे के कि साहब 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी, और खुद जो है मुख्यमंत्री गले लिपट रहे हैं लोगों के, बाहर से बुला के, रेड जोन एरिया से बुला के। किसके लिए कायदा, किसके लिए कानून, किसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन? ये सवाल तो ये सड़क पे खड़े सवाल हैं। जनता को मरने के लिए जो है, आपको कोरोना की फिक्र नहीं है, दूसरों से कह रहे हैं कि साहब जो है ये की बैठक हुई थी, उस बैठक से कोरोना फैल गया है। अब ये कौन फैला रहा है कोरोना? डांस कर रहे हैं लोग, उनका स्वागत सत्कार जब हो रहा है अपने मैडम का कुएं में कूदने वाली, ये कौन कर रहा है? ये तुलसी सिलावट क्या कर रहे हैं?
सबसे ज्यादा चलिए खैर वो सब एक अलग मसला हो जाता है। हालांकि अभी जो मेन मसला है वो यही है कि उपचुनाव को लेकर अब तैयारियां जिस तरह से हो रही है, खेमेबाजी जिस तरह से आप भी कह रहे हैं और कुछ कुछ नजर भी आ रहा है, वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। खैर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय निकालकर बातचीत करने के लिए। अनुराग हमारे साथ जुड़े थे। अनुराग आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं खबर सागर से, जहां पर बारातियों से भरी कार पलट गई है। हादसे में 7 लोग घायल हुए हैं, 2 गंभीर घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। शादी से ये बाराती लौट रहे थे। नेशनल हाईवे 44 की घटना बताई जा रही है। मालथौन थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर ये बाराती हादसे का शिकार हुए हैं। तो सागर से बारातियों से भरी कार पलट गई है। हादसे में 7 लोग घायल हुए हैं, 2 की हालत इनमें गंभीर बताई जा रही है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि शादी समारोह से ये सभी लोग लौट रहे थे। शादी से ये बारात लौट रही थी। इसी दौरान नेशनल हाईवे 44 पर मालथौन के निकट सागर के पास ये हादसा हो गया, जहां ये कार पलट गई और हादसे में 7 लोग घायल हुए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तुरंत मेडिकल टीम भी वहां पर पहुंची और लोगों को निकालकर और एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया और अस्पताल में इन सभी का इलाज चल रहा है। जिला अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया गया है। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, 7 लोग घायल इसमें हुए हैं। कुछ को मामूली चोट आई है, लेकिन 2 लोग काफी गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। तो बारातियों से भरी ये कार थी और बारातियों से भरी ये कार हादसे का शिकार हुई है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान शादी समारोह में कम लोगों के शामिल होने के लिए गाइडलाइंस जारी हैं और कम लोग ही, परिवार के लोग ही ये शादी समारोह में शामिल हुए थे और जब लौट रखे थे तो फिर ये हादसे का शिकार हो गए। बात करते हैं भोपाल से मिल रही बड़ी खबर की, जहां गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में आपूर्ति सुपरमार्केट के गोडाउन में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई है। आग कैसे लगी अभी ये साफ नहीं हो पाया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां अचानक भीषण आग लग गई है और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से धू धू कर ये पूरा गोडाउन जलता हुआ नजर आ रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, ताज़ा जानकारी भी चाहेंगे, लेकिन एक और चीज़ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जब आग लगी उसके बाद कुछ ब्लास्ट लगातार हो रहा है, आवाज़ जो आ रही है वो क्या इसके बारे में कुछ स्पष्ट हो पाया? हाँ बिल्कुल, देखिए अभी की जो स्थिति है उसके मुताबिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन आग की वजह से लाखों का जो सामान है जो गोडाउन में रखा था उसके नुकसान की आशंका जताई जा रही है। निश्चित तौर पर जो आपने कहा है कि तेज धमाकों की आवाज तस्वीरों में सुनाई दे रही है, तो ये माना जा रहा है कि गोडाउन में कुछ ऐसा सामान रखा हुआ था जो पैक्ड सामान था और केमिकल के तौर पर भी हो सकता है। लिहाजा जब उस तक आग पहुंची और जब उनमें आग लगी तो फिर धमाके जैसी जो आवाजें हैं, पटाखे जलने की जो आवाजें, हालांकि बहुत तेज धमाका नहीं हुआ है, लेकिन हाँ जो धमाके हैं उनकी आवाजें सुनाई दे रही है। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है वो ये है कि फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के कई शहरों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। मुरैना के बीच शहर में रुई की मंडी बाजार में एक दुकान में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि आसपास की दुकानों को खाली कराना पड़ा है। आग के कारणों का फिलहाल पता नहीं चला है। इस भीषण अग्निकांड में लाखों का माल जलकर राख हो गया। गनीमत रखी कि कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं सागर में अचानक से बीच रास्ते में चलती कार में आग लग गई। इसके बीच सड़क पर हड़कंप मच गया। घटना खुरई बीना रूट पर अश्वत्थ धाम के पास की बताई जा रही है, जहां पर अचानक से चलती कार में आग लग गई। कार खुरई से सागर की तरफ जा रही थी, तभी कार में स्पार्किंग होने से अचानक आग लगी है। आसपास के लोगों ने कार में लगी आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी तेज थी कि कार जलकर पूरी तरह से राख हो गई। कार चालक सुरक्षित बताया जा रहा है।
आगे बढ़ते हैं खबर बिलासपुर से, जहां पर आईसीयू में भर्ती लड़की के साथ रेप हुआ है। श्री राम केयर हॉस्पिटल का मामला बताया जा रहा है, जहां पर नाइट ड्यूटी में तैनात 2 वार्ड बॉय पर आरोप लगा है। सिविल लाइन पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां श्री राम केयर हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती युवती के साथ रेप का मामला सामने आया है। बड़ी खबर इस वक्त बिलासपुर से, जहां पर आईसीयू में भर्ती लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया है। श्री राम केयर हॉस्पिटल का ये मामला है, जहां पर नाइट ड्यूटी में तैनात 2 वार्ड बॉय पर युवती के साथ रेप करने का आरोप लगाया गया है। सिविल लाइन पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बिलासपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं, जहां पर एक बार फिर शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। श्री राम केयर हॉस्पिटल का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर आईसीयू में एडमिट युवती के साथ रेप किया गया है। सिविल लाइन पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या ताजा जानकारी? जी दीपेश, मैं बताना चाहूंगा कि युवती के परिजन के द्वारा सिविल लाइन थाने में एक मामला दर्ज कराया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि जो निजी हॉस्पिटल है उसमें कार्यरत जो 2 वार्ड बॉय हैं, उनकी जो भर्ती की गई हुई थी बच्ची के साथ में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। दरअसल युवती का जो तबीयत खराब हो गया था, दवाई खाने के दौरान रिएक्शन होने के कारण उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 21 और 22 तारीख की दरमियानी जो रात होती है, उस दरमियानी रात के दौरान 2 लोगों के द्वारा वार्ड बॉय के द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जाना बताया जा रहा है, जिसको लेके परिजन के द्वारा थाने में शिकायत की गई है। शिकायत के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर, हालांकि युवती अभी वेंटिलेटर पे है, जिसके कारण पूरी तरीके से विवेचना नहीं हो पा रही है। हालांकि पुलिस ने वहां पे एक पुलिसकर्मी लगा दिया गया है और अभी युवती के पास उसकी माता को रखा गया है। जांच शुरू किया जा चुका है। हालांकि अभी पूरे मामले की जांच नहीं हो पाई है। युवती के होश में आने के बाद में पूरे मामले का खुलासा होगा। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अपने तेवर के लिए चर्चित सरगुजा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने अपने सख्त तेवर से बलरामपुर के जनपद सीईओ और तहसीलदार को जमकर खरी खोटी सुनाई है। दरअसल 15 मई को दिलीप गुप्ता नाम का युवक दिल्ली से नौकरी करके अपने घर बलरामपुर पहुंचा था, जिसके बाद उसको वहीं के बालक छात्रावास में क्वारंटीन किया गया था। इस दौरान रात में उसने सेंटर के भोजन का एक वीडियो बनाकर 16 मई की सुबह उसको वायरल कर दिया था, लेकिन सेंटर की व्यवस्था में लगे हुए तहसीलदार और जनपद सीईओ को ये बात ठीक नहीं लगी। उसी रात को तहसीलदार और सीईओ क्वारंटीन सेंटर पहुंचे और वायरल वीडियो बनाने वाले युवक का मोबाइल छीन लिया और उसके साथ मारपीट की, जिसकी जानकारी के बाद बलरामपुर पहुंची केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने मारपीट के आरोपों से घिरे तहसीलदार और जनपद सीईओ को जमकर खरी खोटी सुनाई है। वायरल करना ही उसके लिए एक अपराध जैसा हो गया। जैसे ही वीडियो वायरल होता है और उसने जिला प्रशासन पर उंगली उठाई कि जिला प्रशासन ने यहाँ पर ठीक से व्यवस्था नहीं की है। इसके बाद तहसीलदार और जनपद पंचायत के सीईओ आए और दोनों आकर यहाँ पर उस लड़के से बातचीत करने के बजाय, वहाँ की अवस्थाओं को सुधारने के बजाय लड़के के साथ मारपीट की, जिससे उसको काफ़ी चोटें आई हैं। और जो अधिकारी सीईओ और तहसीलदार उसके साथ मारपीट किए हैं, देखिए उन लोगों ने उसको मारा है, तो हाथ से मारा है, तो छुआ भी है, तो सीईओ को भी क्वारंटीन होना पड़ेगा और वो भी यहीं क्वारंटीन होंगे ये दिलीप गुप्ता के साथ, ये मैं तय करूंगी। और ज्यादा जानकारी के साथ अमितेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमितेश, अब किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है या फिर क्या प्रक्रियाएं अब देखने को मिल रही है? जी, कार्रवाई के नाम पे तो फिलहाल चूंकि मामला पहले से गंभीर था, क्योंकि क्वारंटीन सेंटर में किसी युवक के साथ मारपीट का मामला था
और मामला जब गंभीर था उसके बाद जब रेणुका सिंह इस पूरे मामले के बीच में पहुंची और हस्तक्षेप किया उन्होंने, तो उनकी जो डांट डपट थी उससे ये मामला और भी ज्यादा गंभीर हो गया। लेकिन कार्रवाई के नाम पर फिलहाल अभी तक न ही पुलिस ने कोई कार्रवाई की है, न ही सीओ और तहसीलदार के ऊपर कोई कार्रवाई की है, और न इस तरह की घटना पर अभी तक किसी ने कोई संज्ञान लिया है। बल्कि इस पूरे मामले को लेकर जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं और बड़े अधिकारी तमाम आला अधिकारी जो जिले के हैं वो चुप्पी साधे बैठे हैं, क्योंकि गलतियां तो हुई हैं क्वारंटाइन सेंटर के अंदर, युवक के साथ मारपीट की घटना भी हुई है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लापरवाहियां थी वो उजागर हुई और फिर मारपीट भी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। उज्जैन में कोरोना कहर लगातार जारी है। जिले में फिर से 25 संक्रमित मिले हैं। 25 संक्रमितों में से उज्जैन के 20, मकितपुर के 3, बड़नगर के 2 और 2 मौतें। अगर कुल देखा जाए तो मौतों की संख्या 53 हो चुकी है। कोरोना पॉजिटिव की कुल संख्या 550 पहुंच चुकी है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या ताज़ा जानकारी फिलहाल? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कोरोना संक्रमित मरीज भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में मरीजों का आंकड़ा 500 पार पहुंच चुका है। वहीं जो मौत भी जो लगातार हो रही है और ऐसे में मौतों का आंकड़ा भी 53 तक पहुंच चुका है। आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार उज्जैन में सर्वे का कार्य जारी है, पैरामेडिकल की टीम लगी हुई है। उज्जैन कलेक्टर साफ तौर पर कह रहे हैं कि आने वाले दिन में अभी और भी जो है संक्रमित मरीज सामने देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आम लोग जो है उससे ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है वो सिर्फ सर्वे के कारण बढ़ रहा है और जल्द ही इस पर काबू पा लिया जाएगा। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं खबर भोपाल से, जहां पर ITI स्टूडेंट ने सुसाइड किया है। मां से विवाद हुआ था, छात्र का विवाद हुआ था, PUBG गेम के लिए विवाद हुआ। इंटरनेट पैक रिचार्ज करवाने से मृतक का न करवाने से मृतक नाराज था और घर में फांसी लगाकर उसने जान दी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, आखिर क्या ताज़ा जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? कहीं और कोई भी इसमें कोई पक्ष था या फिर यही बताया जा रहा है PUBG गेम वाली जो स्थिति है उसी की वजह से? ये पूरा घटनाक्रम बागसवनिया थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो नीरज कुशवाहा है, जो ITI का छात्र है, उसने सुसाइड कर लिया, फांसी लगाकर उसने खुदकुशी की। पुलिस के अनुसार जो परिजनों से अभी तक मृतक के तमाम जो परिजन है, भाई, माँ और जो पिता है, उनसे जो बातचीत हुई उसमें बात निकल के सामने आई कि घटना से कुछ समय पहले, कुछ घंटों पहले जो माँ थी नीरज की, उसके साथ PUBG गेम के लिए इंटरनेट रिचार्ज कराने के लिए उसने कहा था। उसने कहा था कि उसे 3 महीने का इंटरनेट पैकेज जो है रिचार्ज कराना है। हालांकि माँ ने ये कहा था कि 1 महीने का रिचार्ज वो करा देती, इतना लंबा कराने की जरूरत नहीं। इसी बात को लेके झगड़ा हुआ था माँ से नीरज का, और जब वो घर से बाहर निकले थे किसी काम के लिए और जब वापस आए तो फांसी के फंदे पर। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि एक छोटी सी बात से नाराजगी इतनी तक पहुंच गई। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।